हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम नोट्स लर्न विथ ईज विथ हस। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन डिटेल। दिस इज़ अबाउट मी, माय नेम इज़ प्रकाश दुबे और ये है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो फर्स्ट न्यूज़ है, ये एक बॉडी के बारे में है, बट उसके पहले इस न्यूज़ के बारे में समझते हैं कि NCPCR दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स समन्स ICICI बैंक। तो इसमें ये बात क्या है कि कोविड के टाइम पे कि बहुत सारे बच्चे जो ऑर्फेंस हो गए हैं, जिनके मॉम डैड की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, अगर वो लोग लोन लिए होंगे किसी बैंक से, यहाँ पे मेन फोकस किया ICICI बैंक को, तो वहाँ पे वो लोग परेशान कर रहे थे उन बच्चों को कि उनको लोन वापस किया जाए, उनकी जो प्रीमियम है, जो उनका जो EMI है वो वापस किया जाए। तो यहाँ पे NCPCR ने, जो प्रोटेक्शन कमीशन है, उसने यहाँ पे साफ साफ बोला कि आप ऐसा कैसे, आप बच्चों को जो वहाँ पे ऑर्फन से आप उनको कैसे यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, और अगर वहाँ पे उन्होंने जो होम लोन लिया है आप उनको वहाँ पे कैसे उस घर से निकाल सकते हैं जब बच्चों के पास कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो आपका लोन वापस चुका सके। सो यही एक न्यूज़ थी, यहाँ पे NCPCR ने समन किया है ICICI बैंक के ऑफिशियल्स को। तो अब देखते हैं NCPCR है क्या। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये एक एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, विच इज हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। सो इस एक्ट के अंदर पे ये बॉडी बनाई गई है। सो और इस एक्ट में ये डिफाइन किया गया कि चाइल्ड होता क्या है। सो चाइल्ड इज एनी पर्सन विच इज बिटवीन 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज। सो 18 साल तक के बच्चे को यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है एक चाइल्ड की। सो इट इज़ अ बॉडी दैट वर्क्स टूवर्ड्स अचीविंग अ चाइल्ड राइट सेंट्रिक अप्रोच इन ऑल द लॉज, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स इन इंडिया। सो ये बॉडी जो है ये एश्योर करती है कि बच्चों से रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे कानून बनाए गए हैं या फिर किसी कानून में बच्चे वहाँ पे अगर इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे सही चीज़ से इनका नर्चर किया जाए और वो चीज़ बच्चों को मतलब उसी नज़र से देखा जाए जिस जगह से बच्चों को देखा जाता है। जैसे उनके लिए मतलब एक नेगेटिव पॉइंट बन के ना रह जाए वो लॉ। इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स चेयरपर्सन पर्सन ऑफ एमिनेंस हु हैज़ बीन एग्जेम्पलरी रिकॉर्ड ऑफ वर्क इन चाइल्ड वेलफेयर। जैसे जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई अगर NGO हो, उसका अगर कोई प्रेसिडेंट हो या फिर कोई ऐसा जूरिस्ट हो या फिर ऐसा कोई जज हो जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम किया, या फिर कोई ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो, अगर उसने चाइल्ड वर्क के लिए अच्छा काम किया है सो वो इसका चेयरमैन बन सकता है। सो और उसके वहाँ पे 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से मिनिमम 2 वुमेन मेंबर्स होना बहुत ज़रूरी है। एंड शुड हैव द एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड्स: एजुकेशन, चाइल्ड हेल्थ केयर एंड जुवेनाइल जस्टिस, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन। ये सारे एक सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस बताए गए हैं कि इनमें से ही ये मेंबर्स को होना चाहिए, जिनमें से 2 मेंबर्स होना, 2 वुमेन मेंबर्स होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। सो NCPCR क्या है कि यहाँ पे ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट के थ्रू बनाया गया था। इसमें डेफिनेशन दी है बच्चों की 0 to 18 ईयर्स एज। ये फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसका चेयरपर्सन हो सकता है जिसके पास एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो चाइल्ड वेलफेयर में। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट लोकसभा पासेस न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। सो लोकसभा ने अभी यहाँ पे एक पास किया। इनफैक्ट अब तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि राज्यसभा ने भी यहाँ पे ये जो बिल है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल, अब ये एक्ट बन गया है, बिल ना रह करके, मतलब ये अब जो बिल है इसको लागू कर दिया गया है हमारे देश में। सो समझते हैं ये एक्ट, ये बिल है क्या। सो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 ऑथराइजेस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मतलब यहाँ पे जो पुलिस होती है उसकी बात हो रही है, टू कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज physical and biological samples of convicts and other persons to identify, investigate criminal matters। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है कि ये आप अब अगर आपको कोई किसी पर्सन के ऊपर संदेह है तो वहाँ से आप उसके फिजिकल जो अगर आपको सबूत लेने हैं, सैंपल्स लेने हैं, फिजिकल सैंपल्स में क्या होता है कि आपको मान लीजिए उसका फिंगरप्रिंट लेना है, उसका आई का रेटिना लेना है, या फिर आपको उसके और कोई लेग के इंप्रेशन लेने हैं, तो ये सब चीज़ें आप फिजिकल सैंपल्स ले सकते हैं। और बायोलॉजिकल मतलब होता है कि वहाँ से आप उसका DNA हो गया, आप वहाँ से अगर आपको उसका सीमेन का सैंपल लेना है तो यहाँ से भी आप ये चीज़ उससे ले सकते हैं। वो जो कन्विक्ट है, जो अगर जो पर्सन है जो वहाँ पे संदेह में है, वो ये चीज़ नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ये चीज़ नहीं दूंगा। तो इस बिल के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू ये चीज़ यहाँ पे पास कर दी गई है।
द एक्ट रिपील्स द एग्जिस्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। 1920 मतलब ये आज से 100 साल 102 साल पुराना एक यहाँ पे जो एक्ट था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, वो चल रहा था अभी तक। मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस हुए भी इतने साल हो गए, फिर भी ये एक्ट चल रहा था। अब ये एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है, उसी की जगह पे ये नया एक्ट आया है। जो पुराना एक्ट था वहाँ पे फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, इंप्रेशंस लेने का बस था, पहले बायोलॉजिकल सैंपल्स लेने का नहीं था। बट बिकॉज ऑफ साइंस, डेवलपमेंट इन साइंस, अब हम लोग बायोलॉजिकल सैंपल्स से भी किसी पर्सन को यहाँ पे पकड़ सकते हैं अगर उसका वहाँ पे क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है तो। सो द मेजरमेंट्स इंक्लूड्स द इंप्रेशन ऑफ फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, फोटोज, आइस एंड रेटिना स्कैन्स, एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। बायोलॉजिकल सैंपल्स मैंने बताया कि डीएनए हो गया आपका यहाँ पे, फिर या फिर सीमेन सैंपल होता है। मान लीजिए रेप केस में अगर किसी का सीमेन सैंपल लेना है तो यहाँ पे ये भी आप ले सकते हैं। बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, तो ये सारे सबूत आप ले सकते हैं और वो ये चीज़ मना नहीं कर सकता कि मैं ये चीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि अब ये एक्ट में आ गया है। सो नेशनल क्राइम्स ब्यूरो रिकॉर्ड NCRB इज एम्पावर्ड टू कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। सो जो NCRB है, जो नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो है, ये सारे जितने भी इन सब के जितने भी आपका ये जो रहेगा किसी क्राइम का या फिर किसी पर्सन का जो क्राइम में इन्वॉल्व है, उन सबको ये चीज़ ये स्टोर करेगा। सो ऐसे ही नहीं कि कोई भी एजेंसी रहेगी, NCRB है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, ये उसके पास सारा रिकॉर्ड रहेगा। सो एंड इट शैल स्टोर, प्रिजर्व एंड डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट्स एट द लेवल एट द नेशनल लेवल। सो ये स्टोर भी करेगा, ये उसको हमें प्रिजर्व भी करेगा और डिस्ट्रॉय भी करेगा। मान लीजिए अगर कोई किसी संदिग्ध आदमी को पकड़ लिया गया है बट बाद में ये चीज़ प्रूव होती है कि ये इन्वॉल्व नहीं था, सो उसके रिकॉर्ड को भी हम लोग बाद में डिस्ट्रॉय करेंगे। बिकॉज एज पर राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 हम लोग उसके ये सब चीज़ें नहीं रख सकते हैं। सो द मैजिस्ट्रेट इज empowered to direct a person to give measurements for the purpose of any investigation proceeding under CRPC, Criminal Code of Criminal Procedure 1973 और any other law एट द टाइम बिंग फोर्स। तो मतलब मैजिस्ट्रेट, ये पुलिस बोलेगी मैजिस्ट्रेट के सामने कि हमको ये चीज़ें लेनी है इस पर्सन से, तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे एम्पावर करेगा पर्सन को, उस पुलिस ऑफिसर को, कि आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। एनी पर्सन कन्विक्टेड, अरेस्टेड और हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मेजरमेंट्स टू पुलिस ऑफिसर और प्रिजन ऑफिशियल। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि मान लीजिए कोई क्राइम होने वाला है, कोई दंगे होने वाले हैं, उसके पहले ही हम जो वहाँ के उस मोहल्ले के हम लोग बहुत सारे जो चार्ज शीटर्स होंगे, जो हिस्ट्री शीटर्स होंगे, जो पहले से क्राइम करते हैं, हम उनका भी ये सब चीज़ें उनको भी पहले से ही कि मतलब वो वहाँ पे लॉ ब्रेक नहीं करें, उसके पहले भी हम लोग जेल में रख सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब कोई चीज़ होने से पहले ही हम लोग किसी को पकड़ के रख लें। The record of these measurements will be retained in digital or electronic form for a period of 75 years from the date of collection। मतलब हम लोग 75 साल के लिए ये सब चीज़ें रख सकते हैं। So the records will be destroyed in the case of person who are acquitted after all appeals। जैसे मैंने बताया कि अगर वहाँ पे आपने एक्विट हो गए हैं, अगर आपका वहाँ पे पहचान नहीं होती है कि आप नहीं थे वहाँ पे प्रेस वो, तो उस पर्सन के सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। However, in such cases a court or magistrate may direct the retention of details after recording reasons in writing। पर वहाँ पे अगर पुलिस वाले ये चीज़ बोलते हैं मजिस्ट्रेट को, वहाँ पे अपनी वो देते हैं कि एक रिटर्न में कि नहीं इस ज़रूरी है इस पर्सन का होना, अभी ये इन्वॉल्व नहीं है बट ये एक बिहेवियरल क्रिमिनल है, मतलब इसकी क्राइम करने की आदत बनी रहती है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो रिकॉर्ड रख सकता है। तो NCRB को बोल सकता है कि आप ये रिकॉर्ड रखिए। बट व्हाट आर द इश्यूज़ जो इस ये जो एक्ट बनाया गया इसके साथ इश्यूज़ क्या हैं? सो अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेयर टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब ये क्या होता है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के तहत हम ये गवर्नमेंट ने बोला है कि आप अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते। और ये होता क्या है कि अगर आप अपना DNA सैंपल देते हैं या अगर आप अपना फिंगरप्रिंट देते हैं तो आप अपने ही खिलाफ विटनेस बन रहे हैं। सो एज पर आर्टिकल 23 हम लोग ये चीज़ गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि आप ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। सम आर्ग्यू दैट टेकिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड अलाउइंग देम कुड लीड टू नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग ऑफ द एक्यूज्ड और द अरेस्टेड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप इनके बायोलॉजिकल सैंपल्स को लेके आप यहाँ पे इनकी ब्रेन मैपिंग कर सकते हैं या फिर आप उनका कोई और गलत तरीके से आप उनका यूज़ कर सकते हैं उन रिकॉर्ड्स का। The bill seeks to apply these provisions to a person held under any preventive detention law which is violation of 21. Some argue that the bill empowers the police
and courts to take measurements of the person who are under trial and suspected to be involved in case or the presumption that he may be in future or committed illegal act। मतलब ये कि यहाँ पे जो बिल बोल रहा है कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में, मतलब आपने अभी वो गुनाह किया नहीं है और आप फिर भी उसको पकड़ के रख लिए, और अगर आपने उसका कोई और सैंपल ले लिया तो ये उसका आर्टिकल 22(1) के अंडर दैट इज़ विच इज़ राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। और पुलिस और जो वहाँ पे जो कोर्ट है वो ऐसे पर्सन का वो ले रही है, बायोलॉजिकल का सैंपल ले रही है जो अभी सिर्फ अंडर ट्रायल है और वो सस्पेक्टेड हैं, वो अभी उनके अगेंस्ट पे केस दर्ज नहीं हुआ है। सो ये सारे इश्यूज़ हैं इस बिल के अगेंस्ट, बट विथ टाइम जैसे साइंस डेवलप हुआ है, पुलिस को भी ये अपना स्कोप बढ़ाना पड़ेगा कि वो फिंगरप्रिंट से या फिर वो जो पाम प्रिंट से सिर्फ केस सॉल्व नहीं कर सकता, उनको बायोलॉजिकल की ज़रूरत भी है। बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट को भी ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा कि जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जो उनके डेटाज हैं, वो लीक ना हो पाए और जिससे उनकी कोई और वो क्या बोलते हैं अगेंस्ट वो उनकी यूज़ ना कर सके। So this is about this news. Now going to the next news is about Center constitutes Dam Safety Authority with temporary officials. So Dam Safety Authority क्या है? So National Dam Safety Authority is a statutory body constituted under Dam Safety Act 2021. So National Dam Safety Authority है, ये बनाया गया है अभी लास्ट ईयर ही बनाया गया है, ये एक्ट के तहत बनाया गया है इसी साल, ये एक्ट लास्ट ईयर पास किया गया है बिकॉज इंडिया में रफली अराउंड 350 प्लस डैम्स हैं। तो इन सब डैम्स की सेफ्टी के लिए टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है उन सबको चेक करने के लिए एक अलग से डैम की सेफ्टी की अथॉरिटी बनाना बहुत ज़रूरी थी। So its functions include implementing policies of the National Committee, providing technical assistance to the State Dam Safety Organization। तो ये सारे ऐसे काम करेंगे जो टेक्निकल कमिटी होगी जो डैम की सेफ्टी को इनको बताएगी। जैसे मान लीजिए जो टेक्निकल कमिटी है वो बताएगी कि इस डैम में क्रैक्स आ रहे हैं या फिर इस डैम की जो पीछे की जो मिट्टी है वो लूज़ हो रही है, सो आप लोग उसके लिए ध्यान दीजिए। तो ये जो अथॉरिटी है वो वहाँ पे वर्क करेगी, वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवाएगी और इस डैम को एश्योर करवाएगी कि आने वाले टाइम पे ये टूटे ना और इससे बर्बादी ना हो पाए। So conceived under this act, the NDSA is a regulatory authority. It will implement policies and addresses resolved issues between two states. So ये NDSA अथॉरिटी है, ये मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में कोई रिजॉल्व चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो भी रिजॉल्व करेगी। And it will perform the role of state dam safety organization for a dam located in one state and used by two states. मान लीजिए कोई ऐसा डैम है जो दो स्टेट्स के बीच में बना है, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा डैम है जो बना एक स्टेट में जिसका पानी कहीं और जाता है। सो उन सब के रेगुलेशन के लिए भी यही NDSA ही काम करेगा। और मान लीजिए किसी एक ही स्टेट में वो डैम है और वहाँ का यूज़ भी वही स्टेट कर रहा है, सो वहाँ के लिए एक स्टेट की बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा SDSA, स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी। सो इस न्यूज़ में यही था, ये अथॉरिटी के बारे में बताना था जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी। गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट CCI प्रोब्स फ्री कार्टेल एट डेट ट्रस्टीज यूनिट्स ऑफ SBI, एक्सिस एंड IDBI। सो CCI का फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इट एक्ट्स एज द कॉम्पिटिशन रेगुलेटर इन इंडिया। मतलब अगर कोई इलीगल कॉम्पिटिशन कर रहा है, ज़बरदस्ती का कोई प्राइस कम कर रहा है, ये अपने कॉम्पिटिशन को ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें रेगुलेट करता है। द कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2003 एंड ऑल्दो इट बिकेम फुली फंक्शनल इन 2009। सो ये बन गया था 2003 में, बट इसको फुली फंक्शनल चालू होते होते 2009 लग गया। द CCI वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द वाजपेयी गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो मतलब जैसे मैंने बताया कि ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास किए गए एक्ट के थ्रू बनाई गई बॉडी है। फॉर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमीशन? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। मतलब मैंने वही बताया ना कि अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन कर रहा है, कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके साथ कोई चीज़ ऐसी चीज़ फ्री दे रहा है जो उसका जो अगर कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है जो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, तो इससे कॉम्पिटिशन को हार्म होगा, पब्लिक को नुकसान होगा। बिकॉज कुछ दिन तक तो ऐसा चल सकता है कि वो आपको बहुत सस्ते में सामान दे दे, बट लॉन्ग टर्म में जब वो सस्ते में सामान देना बंद कर देगा और दूसरा कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर वो बहुत महंगा कर देगा सामान को। So the Commission is also required to give opinion on competition issues on reference received from a statutory authority established under any law and to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues. So ये सारे ऐसा काम करेगा, ये सारे ऐसे रिफॉर्म करेगा जिससे कंपटीशन एक हेल्दी हो सके, लोगों को एक अच्छे ऑप्शंस मिल सके और जो कंज्यूमर है, जो है हम और आप जैसे लोग हैं जिनको ऐसा कोई नुकसान ना हो कि जिससे हमारे
जो पॉकेट्स है वो और खाली हो जाए और हमको अच्छा सामान भी ना मिले। सो ये सब चीज़ें जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के अंडर पे आता है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्न्स द इंडियन कॉम्पिटिशन लॉ। द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंशियल असेंट इन 2003। इसके पहले जो एक्ट था वो था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसके पहले यही एक्ट काम करता था जिसका नाम था MRTP एक्ट, बट ये बहुत पुराना एक्ट था, 1969 का एक्ट था। इसको बदल के इसको एलिमिनेट करके नया एक्ट लाया गया था 2002 में। बट अब देखा जाए तो 2002 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल भी गई हैं। सो नाउ गवर्नमेंट नीड्स टू अगेन सी कि यहाँ पे कंपटीशन के अलग अलग क्या आयाम है और क्या, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग आ गई है, ऑनलाइन बहुत सारे कंपटीशन आ गए हैं, जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट है। उसके साथ भी अगर देखने कि छोटे जो दुकानदार हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। सो दिस वॉज डन ऑन द बेस्ड ऑन राघवन कमेटी जो उस समय बनाई गई थी। सो द एक्ट्स प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, prohibits abuse of dominant position by enterprises and regulates combinations, acquisition, acquiring of control and M&A। सो ये जितने भी ये जो एक्ट है ये कंपटीशन के जितने भी अगर एंटी कोई काम है वो करने से रोकता है। मान लीजिए कोई कंपनी है वो वहाँ पे पूरा मार्केट लेके बैठी है, पूरा कैप्चर करके बैठी है। सो ये ऐसे काम को भी रोकता है जिसके थ्रू ये वहाँ पे प्रॉपर कंपटीशन बन सके। द एक्ट फॉलोज द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉज। जितने भी मॉडर्न कंपटीशन लॉज है जो कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके उन सबको ये एक्ट फायदा पहुंचाती है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कैन सीड इनएक्टिव कोल माइंस, CCEA। सो व्हाट इज CCEA? मैं इसलिए इस न्यूज़ को पिक किया हूँ। सो CCEA इज अ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सो लेट्स सी कैबिनेट कमिटीज होती क्या है सबसे पहले। सो कैबिनेट कमिटीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इमरजेंस विच मीन्स दे आर नॉट मेंशन्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, बट ये एक सिंपल रूल्स ऑफ बिजनेस के थ्रू बनाई गई हैं। सो दे आर नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नॉर दे आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, दे आर जस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अगर ये मान लीजिए कोई ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, तो नहीं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? नहीं। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडीज है जो रूल्स ऑफ बिजनेस के थ्रू बनाई गई हैं। दे आर स्टैब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज पर द एक्सीजेंसीज ऑफ द टाइम। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए कोई काम है, कोई और किसी इश्यू के लिए टाइम टू टाइम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। हेंस देयर नंबर, नोमेनक्लेचर एंड कंपोजिशन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनका अगर कमिटी में कितने मेंबर होंगे, किस तरीके से मेंबर होंगे, कहाँ के फील्ड से मेंबर आएंगे, ये वेरी करता रहता है, ये अलग अलग डिपेंड करता रहता है टाइम टू टाइम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैबिनेट कमिटीज, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। दो तरीके से कमिटीज होती हैं, स्टैंडिंग और एडहॉक। स्टैंडिंग मतलब ये रेगुलर चलती आती हैं, हमेशा ही इनका बना रहता है, और एडहॉक मतलब कोई स्पेसिफिक काम के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग कमिटीज़ है इकोनॉमिक अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, और एडहॉक मान लीजिए कोई कैबिनेट कमेटी बना दी एयरलाइंस के ऊपर। जैसे मान लीजिए अभी जो इंडियन एयरलाइंस थी, एयरलाइंस ऑफ इंडिया थी, उसको बेचा गया है, टाटा के पास अभी आई है। सो क्या पता उसके लिए भी कोई कमेटी बनाई गई हो। सो ये एक एड-हॉक एक बेसिस पर बनाई जाती है, मतलब जब तक वो काम पूरा ना हो पाए। द फॉर्मर इज अ परमानेंट एंड वाई द लेटर इज टेम्परेरी। द एड-हॉक कमिटीज आर फॉर्म्ड एट टाइम्स टू डील विद स्पेशल प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया। दे आर डिस्पेंडेड आफ्टर देयर जॉब इज डन। सो कौन कौन सी कैबिनेट कमिटीज होती हैं? सो अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ द कैबिनेट्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, a cabinet committee on political affairs, cabinet committee on investment and growth, cabinet committee on security, cabinet committee on public affairs, cabinet committee on employment and skill development, and cabinet committee on accommodation। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी ये 8 कमेटी हैं, इन सब के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपार्ट फ्रॉम 2 कमिटीज विच इज a cabinet committee on parliamentary affairs and cabinet committee on accommodation। cabinet committee of parliamentary affairs के जो इस समय जो हेड हैं वो हैं डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, और कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन के जो हेड होते हैं वो होते हैं होम मिनिस्टर विच इज़ मिस्टर अमित शाह। सो जितने भी ये सारे कमिटीज़ हैं इन सारों के हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, अपार्ट फ्रॉम कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। Now going to the next news is about India-US 2+2 discuss key issues, CA says Ministry of External Affairs। So देखते हैं ये 2+2 है क्या, और अपकमिंग वीक्स में
इस 2+2 डायलॉग में हुआ क्या था, ये हम लोग आने वाले करंट अफेयर्स में कवर करेंगे. सो प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल. सो व्हाट इज 2+2 डायलॉग? सो 2+2 डायलॉग इज अ हाई मिनिस्ट्रियल लेवल, हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म बिटवीन टू कंट्रीज. सो 2+2 में डायलॉग में फॉर्मेट क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडिया और जो दूसरी कंट्रीज होंगे उसके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स होंगे वो इस मीटिंग में पार्ट लेंगे. सो यहाँ पे 2+2 का मतलब होता है डिफेंस प्लस फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द टू कंट्रीज. यहाँ पे इस बार जो मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में. सो जो यहाँ पे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर बैठेंगे वो वहाँ के अपने काउंटर पार्ट जो यूएस के जो डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर दिख रहे होंगे उनसे मिलेंगे. सो जो इंडिया का जो ये 2+2 डायलॉग है ये हम लोग 4 देशों से करते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया. सो जो डायलॉग का जो एम है वो है टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो इंडिया यूएस के जो पार्टनरशिप है उसको जो हम लोग और कैसे आगे बढ़ाएं और उसमें कैसे पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे एक इनपुट दे सकते हैं, वो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं. सो आगे आने वाले वीक्स में हम देखेंगे कि इसमें इस जो 2+2 डायलॉग्स में है उसमें क्या हुआ था. बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2+2 होता क्या है. यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो बात करते हैं अपने काउंटर पार्ट से जो अगली कंट्रीज में होंगे. गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एंगेजमेंट with Indo-Pacific goes back to several centuries. ये जो न्यूज़ आर्टिकल है इसमें मेरे को ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा बिकॉज प्रेसिडेंट कोविंद यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हमारे कोविंद है नामनाथ जो कोविंद जी हैं वो गए थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के विजिट पे. बट यहाँ पे जो 2-3 टर्म्स का जो यहाँ पे मेंशन किया है मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस करूँगा. जो यहाँ पे मेंशन हुआ है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ और फॉर ऑल इन द रीजन. सो ये देखते हैं सागर इनिशिएटिव है क्या इंडिया का. तो जो सागर इनिशिएटिव है इट इज़ एन इंडिया पॉलिसी और डॉक्ट्रिन ऑफ मैरीटाइम कॉपरेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन. ये जो सागर डॉक्ट्रिन, जो सागर पॉलिसी है वो इंडियन ओशन के रीजन में यहाँ पे इंडिया की जो पॉलिसी है उसको दिखाती है. द पॉलिसी वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 2015. सो ये बहुत पुरानी पॉलिसी है, अभी की पॉलिसी नहीं है. और ये जो यहाँ पे इन्होंने ये जो पॉलिसी है उसको अनाउंस किया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. मतलब जो इंडियन ओशन है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, यहाँ पे पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पे पूरा ओशन है. ये इस जो ओशन के आजू बाजू की जो सारी कंट्रीज़ हैं उसके रिलेटेड ये डायलॉग है. सो इसी का एक एसोसिएशन है जिसपे जहाँ पे खड़े होके वहाँ पे मीटिंग को जब यहाँ पे ये बोल रहे थे मोदी जी, उसी समय उन्होंने इस सागर डॉक्ट्रिन को यहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया था. सो इंडिया कैन लेवरेज ब्लू इकोनॉमी थ्रू दिस इनिशिएटिव. जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी मतलब जो मरीन से जो इकोनॉमी हम लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे लेवरेज कर सकते हैं, उससे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस सागर इनिशिएटिव. द रीजनल इश्यूज सच एज डिजास्टर पायरेसी कैन बी ऑल्सो बी टैकल्ड. सो ब्लू इकोनॉमी के अलावा जो वहाँ पे डिजास्टर होते हैं, मतलब जो सुनामी आया, मतलब वहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया, वहाँ पे कोई वोल्केनो आया, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अगर कोई अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हम लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं. पायरेसी कैन बी ट्रैक्ड. पायरेसी मतलब होता है जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनको भी हम लोग वहाँ पे रोक सकते हैं. जैसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं लाइक मॉरिशियस, मालदीव्स, उनके पास इतने बड़े जहाज़ नहीं होते, उनके पास इतने ऑफिसर्स नहीं होते कि वो लोग पायरेसी रोक सके. तो यहाँ पे इंडिया उनकी हेल्प करता है. थ्रू द 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट चाइना एंड इट्स सिल्क रूट. सो इंडिया यहाँ पे जो चाइना है उसको काउंटर कर रहा है थ्रू दिस पॉलिसी. चाइना की जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, मतलब वो जो इंडियन ओशन के जितने भी किनारे के जितने भी नेशन हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, वहाँ पे अपना पोर्ट बना रहा है इंडिया. उसी को काउंटर करने के लिए, चाइना की स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए भी अपना ये पॉलिसी बनाई है. ये तो रही सागर पॉलिसी के बारे में. यहाँ पे एक चालू हुआ था सागर मिशन, जो सागर मिशन सागर से आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा सागर डॉक्ट्रिन से. सो मिशन सागर क्या है? मिशन सागर हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स आउटरीच इनिशिएटिव टुवर्ड्स 5 आइलैंड नेशन और इन द इंडियन ओशन एमिड्स द कोविड-19. कोविड-19 के टाइम पे जो हमारे जो 5 यहाँ पे इंडियन ओशन में जो नेशन हैं जिनका नाम था मालदीव्स, मॉरिशियस, सीचस, मेडागास्कर और कोमोरोस, यहाँ पे जितने भी भारतीय फंसे हुए थे कोविड-19 के टाइम पे उनको अपना देश सुरक्षित लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया था मिशन सागर. तो प्लीज़ ये चीज़ को यहाँ पे याद रखें कि मिशन सागर अलग है, वो कोविड-19 में चालू हुआ था, और सागर जो डॉक्ट्रिन है वो अलग है. ये इंडियन ओशन के हम लोग की जितने भी नेशन है उनके लिए टुवर्ड्स फोकस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लाई थी. सो दिस इज़ अबाउट सागर मिशन एंड सागर डॉक्ट्रिन. सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अबाउट
फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। सो गवर्नमेंट ने अभी ये चीज़ में हामी भर दी है कि जो फोर्टिफाइड राइस हैं वो हम लोग जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, उनके द्वारा पहुंचाया जाए थ्रू पीडीएस। सो हम लोग समझते हैं ये फोर्टिफाइड राइस है क्या, ये फोर्टिफाइड फूड क्या होता है। सो फूड फोर्टिफिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ एडिशन विटामिन्स एंड मिनरल्स टू कॉमनली कंज्यूम फूड्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई चावल है या फिर कोई दाल है, थ्रू प्रोसेसिंग, जब वो प्रोसेसिंग होती है, मतलब प्रोसेसिंग मतलब जब वो खेत से कट के एक फैक्ट्री में आती है, वहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वहाँ पे उसमें एडिशनल जो विटामिन से मिनरल्स है वो उसमें ऐड किया जा सकता है। हाँ जी, ऐसा होता है कि आप किसी फूड पे आप वहाँ पे एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स ऐड कर सकते हैं। एंड इट हैज़ बीन प्रूवन सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव डाइट्स। जैसे मान लीजिए कोई माल न्यूरिश्ड बच्चा है, जो गाँव में जो बच्चे होते हैं, जहाँ पे आंगनवाड़ी में बच्चे वहाँ पे जहाँ पे खाना खाते हैं, अगर उन तक ये जो खाना है, ये जो एक्स्ट्रा विटामिन और मिनरल्स वाले खाना है, तो उनकी डाइट अच्छी हो सकती है और उनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो सकती है। सो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फसाई जिसको बोलते हैं, डिफाइंस फोर्टिफिकेशन एज डेलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब जानबूझ के ऐसे एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करना जिससे लोगों की हेल्थ अच्छी हो सकती है और उस खाने की न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ सकती है। सो नीड फॉर द राइस फोर्टिफिकेशन, ऐसा हम लोग राइस में कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है। द कंट्री हैज़ हाई लेवल्स ऑफ माल न्यूट्रिशन अमंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टिल इन 2022 ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि अभी भी हमारे जो गांव हैं, जो दूर दराज के एरिया, वहाँ पे जो माँ हैं, जो बच्चे हैं, उनके अंदर अभी भी पोषण की बहुत ज़्यादा कमी है, मेल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री, एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज़ एनीमिक। हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड, मतलब जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए उससे वहाँ पे कम है। इंडिया रैंक्स 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज इन द सीरियस हंगर कैटेगरी ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो इंडिया की रैंक बहुत नीचे है और इंडिया को ऐसी चीज़ें बहुत करने की ज़रूरत है जिससे हम लोग की हेल्थ हंगर इंडेक्स में और जो बच्चों की हेल्थ है उससे और अच्छी हो सके। सो माल न्यूट्रिशन एंड लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द पुअर वुमेन एंड पुअर चिल्ड्रन पोजेस मेजर ऑब्स्टिकल्स। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब माएँ हैं, उनके अंदर जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। एंड टू एड्रेस एनीमिया जैसी बीमारी के लिए और जो अलग जो डिसीजेज होती हैं, जो विटामिन की कमी के कारण होते हैं, जो बच्चे आप देखोगे उनका पेट तो फूला रहता है बट हार्ट हो तो एकदम सुकड़े रहते हैं, वो भी यहीं पे इसी कैटेगरी में आते हैं, माल न्यूरिश्ड कैटेगरी में आते हैं। सो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है जो हमारे यहाँ के सारे खाद्य पदार्थों को देखता है, उनका स्टोरेज देखता है। इट हैज़ बीन आस्क्ड टू कम अप विथ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस। आप जो FCI है वो सारे ऐसे गेहूं का, ऐसे चावलों का, उनका खेतों से जो ट्रेडर्स है उनका वहाँ पे उनसे वहाँ पे कलेक्ट करें और अपने अपने गोदामों में रखें और थ्रू मिड डे मील एंड थ्रू PDS मतलब जो आप जो राशन की दुकानें देखते हैं उनको PDS के अंदर रखते हैं। सो इनके थ्रू ये आम जनता तक पहुंचाया जाए। द मिड डे मील इज नाउ नोन एज PM पोषण। जो मिड डे मील स्कीम थी अब उसको PM पोषण के अंदर पे नाम रखा गया है। सो ये थी अबाउट फोर्टिफाइड राइस। तो फोर्टिफाइड राइस इन शॉर्ट होता क्या है, जो नॉर्मल राइस में आप उसको प्रोसेस करके उसमें एक्स्ट्रा विटामिन और एक्स्ट्रा मिनरल्स डलवा दें, उनको बोलते हैं फोर्टिफाइड राइस। और राइस के अलावा आप ऐसे अलग अलग अनाजों में ये काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट रशियन मैन पेट्स। तो मैन पेट्स क्या होते हैं? मैन पेट्स आर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, मैन पेट्स है, ये अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है रशिया के थ्रू। रशिया से ये लोग ये मंगवाए थे और ये अब इंडियन आर्मी में ये सिस्टम आ गया है। सो दे आर लाइट वेट पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स। अगर आप देखेंगे तो सरफेस टू एयर मतलब ये ज़मीन में रखे रहते हैं मैन पैड्स और इनको आप एयर में फायर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ड्रोन है या फिर कोई अगर एरोप्लेन है तो आप इसको मार गिरा सकते हैं। सो थ्रू मैन पैड्स दे कैन बी फायर्ड इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आ सकते हैं। दे कैन हेल्प शील्ड ट्रूप्स फ्रॉम एरियल अटैक्स। ये एरियल अटैक से बचाते हैं और जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हैं उनको ये बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं। ऑल्सो मैन पैड्स का एक दूसरा रूप आता है मैन पैड्स विच आर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम। सो ये उसी जैसे ये लोग एयरक्राफ्ट को मारते हैं उसी सेम सिमिलर मैनर में ये एक टैंक को भी गिरा सकते हैं। सो मैन पैड्स कैन बी कैरिड इन अ शोल्डर फायर लॉन्च्ड
फ्रॉम atop a ground vehicle and fired from a tripod stand or from a helicopter or a boat। आप ये कंधे पर रख के भी मार सकते हैं, शोल्डर से भी मार सकते हैं, कोई स्टैंड रख के भी मार सकते हैं, किसी गाड़ी के ऊपर स्टैंड लगा के भी इसको मार सकते हैं। तो बहुत सारे इसके मल्टीपल यूज होते हैं। सो मैन पैट्स क्या है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, सो व्हाट इज मैन पैट्स, ये कोई साइंस रिलेटेड है या फिर कोई वैक्सीन है या फिर कोई है, तो ये इट इज़ अ एयर डिफेंस सिस्टम जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हिट करता है। गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूज़ आर्टिकल, बट हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को बस यहाँ पे ये जानना है कि वैगनर ग्रुप के बारे में। सो वैगनर ग्रुप क्या है, वैगनर ग्रुप है एक प्राइवेट आर्मी सॉर्ट ऑफ है जो रशिया के लिए काम करती है। सो हुआ क्या था 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, मतलब मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड दे दूँ कि आज से पहले 8 साल पहले 2014 में भी रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर एक हमला कर चुका है और क्रीमिया नाम की जगह वहाँ से कब्जा अपने एरिया में ले ली थी। उसी समय इस वैगनर ग्रुप का क्या बोलते हैं फॉर्मेशन हुआ था। तो वैगनर ग्रुप इज़ अ प्राइवेट आर्मी, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इमर्ज्ड इन यूक्रेन एंड इट वर्क्स फॉर रशिया। सो अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले कि वैगनर ग्रुप क्या है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाएंगे कि ये कोई सिक्योरिटी अलाइंस है या फिर कोई साइंस और टेक से रिलेटेड है या फिर कोई नेवल ग्रुप है, बट नहीं, ये सिर्फ एक प्राइवेट मर्सिनरीज हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पर्सन इन न्यूज़। सो मिस्टर वेटरन बंगाली राइटर हैं अमर मित्रा, इनको मिल रहा है ओ हेनरी अवार्ड फॉर द लिटरेचर। सो इनको मिल रहा है ओ हेनरी अवार्ड फॉर लिटरेचर, अमर मित्रा। सो ये डायरेक्ट वर्बेटिंगली किसी पेपर में पूछ सकते हैं अमर मित्रा को किस चीज़ में प्राइज़ मिला है, तो इनको लिटरेचर के फील्ड में प्राइज़ मिला है, कौन सा, ओ हेनरी। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। गोइंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, मिसलेनियस सक्सेस में ये था कि जो नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको अनाउंस किया गया है। सो जो हर्ष सिंघला करके एक पहले, इसके पहले एक फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका रिटायरमेंट हो गया है, तो उनकी जगह भागे हैं विनय क्वात्रा। और फाल्गुनी शेख एंड रिकी तेज, इनको ग्रैमीज मिला है और इनकी एक फ़ोटो भी बहुत वायरल हुई थी जब यहाँ ये मोदी जी से मिलने गए थे। सो ये पर्सन इन न्यूज़ का इनका नाम याद रखिएगा। नाउ so that's it in this week's video. Please like our video, please comment on our channel and please comment on the video, please subscribe and please share this video with your friends और हम लोग की इससे रीच बढ़ाइए। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और हम यहाँ पे क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।